पुतिन को लगता था कि यूक्रेन को ठंड से झुका देंगे, पर उन्होंने अपने ही लोगों को जमा दिया। संघर्ष विराम तोड़कर युद्ध के बड़े मिसाइल हमले के बाद क्रेमलिन को उम्मीद थी कि सब शांत रहेंगे। अब यूक्रेनी मिसाइलों ने रूस के अंदर हमला किया, जिससे बेलाग्राद और मॉस्को जैसे शहर अंधेरे में डूब गए। इतिहास की सबसे ठंडी सर्दियों में यह अफरा तफरी सिर्फ बिजली ग्रिड तक सीमित नहीं थी। हमें अभी अभी खबर मिली है कि रूसी खुफिया एजेंसी के दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति को आज सुबह मॉस्को के बीचों बीच उनके अपने अपार्टमेंट में गोली मार दी गई है। युद्ध अब रूस तक पहुंच गया है और पुतिन तैयार नहीं है। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। 3 फरवरी यूक्रेन के नागरिकों के लिए देश भर में सबसे डरावनी रातों में से एक थी। रूस ने यूक्रेनी ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और 450 ड्रोन दागे। हमलों ने कीव, सुमी, खारकीव, दिमित्रो, प्रोट्रेक्स, ओडेसा और विनिस्टिया को निशाना बनाया। अब सुनिए असली खौफनाक हिस्सा। यह सब तब हो रहा था जब पूरे यूक्रेन में तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, यानी -13 डिग्री फ़ारेनहाइट। संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वालों के लिए 21वीं सदी का नरसंहार ऐसा है, लाखों यूक्रेनियन सर्दी में बिना बिजली के हैं। पुतिन ने सोचा कि उसने बिना यूक्रेनी सैनिकों से लड़े जीतने का तरीका ढूंढ लिया है, इसलिए वह यूक्रेनी नागरिकों पर हमला करता रहना चाहता है। इस हमले के बाद का मंजर वाकई बेहद निराशाजनक था। राजधानी कीव में 1000 से अधिक रिहायशी इमारतें बिना हीटिंग के रह गईं। खारकीव में 800 इमारतों का भी यही हाल हुआ। ओडेसा में 50,000 परिवारों के पास घर गर्म करने का साधन नहीं था और वेनिस्टिया में 50 बस्तियां अंधेरे में डूब गईं। यही बात इस हमले को और घिनौना बना देती है। यूक्रेन वासियों को विश्वास था कि रूस उस युद्ध विराम का पालन कर रहा है जिस पर खुद पुतिन ने सहमति दी थी। उन्हें लगा शायद, बस शायद पुतिन एक बार अपना वादा निभा देंगे। खैर, यह ज्यादा देर तक नहीं चला, है ना? असल में रूस ऊर्जा युद्ध विराम का दिखावा कर रहा था, क्योंकि उन्हें समय चाहिए था, अगला हमला करने की योजना बनाने का समय और यूक्रेन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को खोजने का समय। रूस ने ठीक यही किया। अब यह सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं। यह बात सीधे रूसी सैन्य ब्लॉगर्स से आ रही है, जो खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं कि यही उनकी रणनीति थी। सुनिए। हमारे मामले में यह जरूरी था। हमारे लोगों को एक टोही जांच करनी पड़ी ताकि पता चल सके कि लक्ष्यों को कैसे नष्ट किया गया, वे कितने हद तक क्षतिग्रस्त हुए, क्या मरम्मत की प्रक्रिया शुरू हो गई है और क्या वहां मरम्मत से जुड़ी कोई गतिविधियां चल रही हैं। उन्हें यह देखना था। हमारे लोगों ने देखा और एक बहुत अच्छा सद्भावना का इशारा किया। वे निरीक्षण कर रहे थे, टोही कर रहे थे, एक टोही जांच कर रहे थे और 5 से 6 दिनों तक समायोजन कर रहे थे। अगर वहां कुछ भी काम नहीं कर रहा तो फिर से हमला क्यों करें? अगर वहां पहले से मरम्मत शुरू हो गई हो तो? कितनी ब्रिगेड तैनात थी, कौन सा उपकरण लाया गया, कौन सी लॉजिस्टिक्स थी, रेल या सड़क परिवहन? हमने बिल्कुल सही काम किया। हमने अपने विशेष सैन्य गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जो समय लिया उसे ऊर्जा युद्ध विराम कहा और एक मौका दिया कि सब लोग सांस ले सकें। क्योंकि ट्रंप ने कहा था और हमने बुजुर्ग का सम्मान किया, दादा का सम्मान किया। और इसी वजह से देश भर में बड़ी पावर प्लांट्स को भारी नुकसान हुआ। पुतिन के हमले के कारण कीव में यूक्रेन के लोगों को इस महीने हर दिन 18 घंटे से ज्यादा बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है। पुतिन सच में मानते हैं कि यही एक तरीका है जिससे वो जीत सकते हैं, यानी यूक्रेनी नागरिकों पर बमबारी करके उन्हें झुका सकते हैं। लेकिन देखिए, पुतिन एक अहम बात भूल गए। अब ये 2022 नहीं है। अब यूक्रेनियों के पास फ्लेमिंगो और नेपच्यून जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, जिनके इस्तेमाल के लिए उन्हें इजाज़त की ज़रूरत नहीं। इसी वजह से इस हमले पर यूक्रेनी प्रतिक्रिया तेज और विनाशकारी रही। पहला निशाना बेलग्रेड। रूसी नागरिकों ने क्षेत्र में कम से कम 5 सीधे हमले किए, जिसका पूरा वीडियो हमारे पास है। यह क्लिप देखें। Popole. सब कुछ। और अभी रूस और यूक्रेन दोनों 0 से नीचे तापमान झेल रहे हैं, इसलिए यह हमला बड़ा था।
एक स्थानीय रूसी समाचार आउटलेट ने इसे पूरे युद्ध के दौरान शहर पर सबसे बड़ा हमला बताया। इस आउटलेट के अनुसार पूरे क्षेत्र में एक ही रात में कम से कम 2 दर्जन धमाकों की आवाज सुनी गई और इसी वजह से अब बेलग्रेड के कई जिलों में बिजली और पानी की व्यापक कटौती की खबरें आ रही हैं। यहाँ शहर के अंधेरे में डूबने का एक और क्लिप है। बेलग्रेड के गवर्नर ने शाम को संबोधन दिया और आप उनकी आवाज में घबराहट साफ सुन सकते हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि ऊर्जा सुविधाओं पर हमला हुआ है और वे बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। असल में हम इसे उन तस्वीरों से देख सकते हैं जो अब सामने आ रही हैं। सुबह के समय आप लोग देख सकते हैं कि शहर में घना धुआं उठ रहा है। वो मुख्य पावर प्लांट से आ रहा है। धुआं सीधा आसमान में उठ रहा है और इसे किसी से छुपाया नहीं जा सकता। मुझे लगता है इसी कारण गवर्नर को सार्वजनिक रूप से स्वीकारना पड़ा, वरना वे हमेशा कहते हैं कि सभी ड्रोन गिरा दिए और नुकसान सिर्फ मलबे से हुआ। मुझे पता है आप रूसी कहानी जानते हैं, लेकिन पुतिन के लिए यह हमला केवल बेलग्रेड तक सीमित नहीं था। हमारे पास मॉस्को क्षेत्र में भी विस्फोटों की रिपोर्ट है, जो सबसे अधिक संभावना यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण हुए हैं। यहाँ एक क्लिप है। साला हमने बंकर में अच्छा समय बिताया, वह ऊपर से गया। क्या आपने उसे गिरते देखा? रक्षक। अब इन ड्रोन हमलों के कारण मॉस्को क्षेत्र के 2 हवाई अड्डे बंद करने पड़े। लगता है ये अब आम हो गया है। लेकिन इसके अलावा हमें ये भी खबरें मिल रही हैं कि आज सुबह ओस्ट्राखान गैस प्रोसेसिंग प्लांट पर भी हमला हुआ था। यह प्लांट करीब 3.2 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पाद प्रोसेस करता है और रूसी सल्फर का बड़ा भाग यहीं बनता है। और वह सल्फर रूस की विस्फोटक इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी है, जिस पर सेना निर्भर करती है, और रूसी सेना के लिए भी। यह आज उन्हें मिली इकलौती बुरी खबर नहीं थी। सबसे बुरी खबर तो जाहिर है यही थी, एक हत्या की कोशिश जो शायद सच में सफल हो जाए। लक्ष्य थे रूसी लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर अलेक्सी। वह रूस की GRU के पहले डिप्टी चीफ थे। साधारण शब्दों में वह रूस के सैन्य विभाग के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी थे। आज सुबह मॉस्को में अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में उन्हें कई बार पीठ में गोली मारी गई। वह गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में हैं। हमलावर फरार है। अब मैं बताता हूं यह इतनी बड़ी बात क्यों है। युद्ध शुरू होने के बाद यह सबसे उच्च स्तर की हत्या की कोशिश है। अलेक्सेव पूरे रूसी सैन्य तंत्र में सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक थे। रिपोर्ट्स के अनुसार वही वागनर निजी सैन्य बल बनाने के लिए जिम्मेदार थे, और इसके अलावा 2023 के वागनर विद्रोह के दौरान उन्होंने खुद प्रिगोजिन से बातचीत की थी। आप जानते हैं, जब भाड़े के सैनिक मॉस्को जा रहे थे तो वही व्यक्ति रास्ते में उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था। यह रही उस बातचीत की क्लिप जो कैमरे पर हो रही थी। वो पुराने दिन थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वागनर सच में पुतिन के खिलाफ जा रहा है। फिर भी ये रही क्लिप। यहाँ देखा जा सकता है भाड़े के सैनिकों के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन के बगल में जनरल अलेक्सेव उन शीर्ष अधिकारियों में से एक थे जिन्हें जून 2023 में उनकी अल्पकालिक बगावत के दौरान उनसे बातचीत के लिए भेजा गया था। अब अलेक्सेव सबसे उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी हैं जिन्हें 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद निशाना बनाया गया है। यह स्पष्ट है कि यह आदमी ताकतवर था, वह महत्वपूर्ण था, और वह रूस की सैन्य खुफिया विभाग में दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति था। इन सब के अलावा वह लगभग 15 सालों से उस पद पर बने हुए हैं। इससे पहले वे मॉस्को और सुदूर पूर्वी सैन्य जिलों के खुफिया विभाग के प्रमुख थे। फिर उन्होंने वर्तमान पद संभाला, और दुनिया भर में जितने भी गुप्त ऑपरेशन उन्होंने किए हैं, या कम से कम जिनका आदेश उन्होंने दिया है, उन्हें अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूक्रेन और कई अन्य देशों ने प्रतिबंधित किया है, जिससे रूसी लोग बहुत नाराज हैं। कोई डिलीवरी वाला बनकर उनके पास आ सकता है, 3 बार गोली मारकर भाग सकता है और पकड़ा भी नहीं जाता। वे यकीन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ एक रूसी युद्ध ब्लॉगर की प्रतिक्रिया है। GRU के प्रमुख अबू धाबी में यूक्रेनी खुफिया प्रमुख के साथ बातचीत कर रहे हैं। जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ अभियानों का समन्वय घोषित किया। फिर मॉस्को में GRU के डिप्टी हेड को गोली मार दी जाती है। यह पहले बातचीत में हुआ है, लेकिन पिछले 300 वर्षों में
ऐसी घटनाएं बहुत दुर्लभ रही हैं और केवल आदमखोर जंगली लोगों से बातचीत में हुई हैं। एक रूसी युद्ध ब्लॉगर ने इसे अजीब स्थिति बताया। जब आप GRU डिप्टी हेड के अपार्टमेंट के पास उनसे मिल सकते हैं, उन्हें कई बार गोली मार सकते हैं और बस भाग सकते हैं बिना किसी सजा के। अब जाहिर है रूसियों ने बहुत जल्दी इसके लिए यूक्रेन को दोषी ठहरा दिया, लेकिन बात यह है कि हमारे पास वास्तव में कोई सबूत नहीं है कि ये वास्तव में यूक्रेनियन थे। रूसियों के पास भी कोई सबूत नहीं है और शक करने की एक वजह है। पहले ट्वीट में बताया गया कि अबू धाबी में यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच अहम बातचीत चल रही है। रूसी खुफिया एजेंसी के प्रमुख अभी वहां हैं और गोली मारा गया व्यक्ति उनका नंबर 2 था। तो इन शांति वार्ताओं को पटरी से उतारने से किसे फायदा हो सकता है? यह यूक्रेन हो सकता है, लेकिन यह रूसी सेना के वे तत्व भी हो सकते हैं जो शांति नहीं चाहते। यह रक्षा ठेकेदार या खुद पुतिन भी हो सकते हैं जो युद्ध से मुनाफा कमा रहे हैं या ऐसे व्यक्ति को हटा रहे हैं जिस पर भरोसा नहीं रहा। हम अभी नहीं जानते और रूसियों के पास इसे यूक्रेन पर थोपने का सबूत नहीं है। लेकिन जैसा कि आप लोग पहले से जानते होंगे, इससे रूस यूक्रेन पर इसका आरोप लगाने से रुकने वाला नहीं था। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव हत्या के प्रयास के कुछ ही घंटों बाद कैमरे पर आए और तुरंत इसका आरोप जेलेंस्की पर लगा दिया। सुनिए। खैर, मैंने यह खबर बातचीत शुरू होने से ठीक पहले सुनी। मैं कोई पूर्वानुमान नहीं लगाने वाला, यह मेरा काम नहीं है और हमारे देश का नेतृत्व ही इसका फैसला करेगा। लेकिन इस आतंकवादी कृत्य ने एक बार फिर जेलेंस्की के शासन की लगातार उकसावे की नीति की पुष्टि कर दी है, जिसका उद्देश्य बातचीत की प्रक्रिया को बाधित करना है, और एक ऐसे शासन की जो सब कुछ करने के लिए तैयार है, सिर्फ अपने पश्चिमी प्रायोजकों को यह मनाने के लिए कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका से पीछे न रहें, ताकि वे न्यायपूर्ण समाधान की दिशा से उन्हें भटका सकें। चाहे यूक्रेन जिम्मेदार था या नहीं, यहाँ संदेश बिल्कुल साफ है। रूस अब सुरक्षित और मॉस्को अछूता नहीं रहा। पुतिन का युद्ध अब उनके घर तक आ गया है। 3 सालों से यूक्रेनी परिवार हर रात डर के साए में जी रहे हैं और अब रूस की बारी है उस डर को महसूस करने की। रूसी अधिकारियों और नागरिकों में दिख रही घबराहट से साफ है कि वे इस हकीकत के लिए तैयार नहीं थे। सर्दी आ गई है, रूस के हालात और मुश्किल होंगे। अच्छी बात है यूएई में बातचीत हो रही है, जिससे दीर्घकालिक शांति की उम्मीद है। तो इन सब अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। मेरा नाम सैम है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। ऐसी वीडियो में समस्या है जहां कई ड्रोन हमले दिखाए जाते हैं, भले ही कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल ना हो। YouTube अक्सर हमारी वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते YouTube ने हमारी 4 युद्ध संबंधित वीडियो डिमोनेटाइज की थी। ड्रोन हमले या फ्रंट लाइन फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं को पसंद नहीं, इसलिए वीडियो प्रतिबंधित होते हैं। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिसे यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और उसमें जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को कवर करना जरूरी है और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया। हमने इसे शुरू से बनाया है, इसलिए हम पर कोई पाबंदी नहीं है। हमें अपने ड्रोन हमले को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें अपनी फ्रंटलाइन फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। हम अपनी साइट पर विज्ञापन नहीं चलाते, जिससे हमें विज्ञापनदाताओं के असंतुष्ट होने पर खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता। हम साइट को आपके समर्थन से चलाते हैं, विज्ञापनों से नहीं। अगर आपको ऐसा कवरेज पसंद है और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वह बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमसे जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप वह सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है और वे सभी वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारी कवरेज और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।